लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे मिनिमाइजेशन केस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। कल हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमाइजेशन केस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड और आज पढ़ेंगे मिनिमाइजेशन केस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। तो और एक चीज और है इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन में जो आपका सॉल्यूशन निकलता है उसी को आपको इंटरप्रिटेट करना है। अब वो तब होगा जब आपने फॉर्मुलेशन किया हो। तो जैसे फॉर्मुलेशन में हमने जो सॉल्यूशन निकाला है तो हमारे पास उसमें थ्योरेटिकल प्रॉब्लम दी होती है, तो उसमें हम जो है उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि हमारे पास ये डिसीजन वेरिएबल्स क्या थे, उनका क्या सॉल्यूशन निकला हमारे पास। और जब आपके पास केवल ऐसे इक्वेशंस में दिए हों तो आप केवल यही बता सकते हैं कि हमारे पास x1 x2 की ये वैल्यू है जिनके लिए z की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम हो सकती है। ठीक, तो हम इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन का ऑलरेडी जो हमारे पास वो फॉर्मुलेशन वगैरह है उसमें हम पढ़ चुके हैं और जो ग्राफिकल मेथड के सॉल्यूशन हैं हम उसमें भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड यूजिंग मिनिमाइजेशन टेक्निक। यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द एलपीपी। हमारे पास न्यूमेरिकल है मिन जेड। मिन जेड का मतलब है मिनिमम जेड। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह का है, मिनिमाइजेशन का। तो अब हमें जो हमारे पास x1 x2 x3 जो भी ये x2 x3 x5 दिए हुए हैं इनकी वैल्यू इस तरह से निकालनी है कि हमारे पास z की वैल्यू मिनिमम आ जाए। z की वैल्यू मिनिमम आ जाए तो हम क्या, हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट दिए हैं क्या, 3x2 माइनस x3 प्लस 2x5 लेस देन इक्वल टू 7। फिर नेक्स्ट है माइनस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 12। फिर अगला है -4x2 प्लस 3x2 प्लस 8x5 लेस देन इक्वल टू 10। ये हमारे पास तीन सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। हमारे पास तीन सब्जेक्टिव कांस्टेंट दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, तीन सब्जेक्टिव कांस्टेंट हो गया। नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स क्या है, x2, x3, x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपकी तो हमेशा ही रहती है। आपके पास जितने भी चाहे बेसिक वेरिएबल हो चाहे डिसीजन वेरिएबल्स हो वो सभी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहती है। ठीक, ये हमारे पास प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन की। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करके। तो जब हमने एल्गोरिथम बताई थी, तो उसमें बताया था कि अगर आपके पास कभी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना है, उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेना है। यू हैव टू कन्वर्ट योर प्रॉब्लम इन मैक्सिमाइजेशन। और वो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट होगी, जो आपका मिनिमम जेड है उसका उल्टा। भाई मिनिमम का उल्टा क्या होता है, मैक्सिमम। तो मिन जेड है जो आप उसको मैक्स जेड कर लेंगे। कैसे, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप जो है माइनस का मल्टीप्लिकेशन करके जो मिनिमम जेड है उसको मैक्सिमम जेड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो हमारे पास है मैक्स जेड। अब देखिए हमारे पास पहले क्या था, मिन जेड इक्वल टू प्लस का x2 माइनस का 3x3 प्लस का 2x5। अब हम देखिए यहाँ पर क्या किया है, सिंस द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मिनिमाइजेशन वी शैल कन्वर्ट इट इनटू मैक्सिमाइजेशन यूजिंग min z इक्वल टू माइनस मैक्स जेड। ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई किया तो जो पहला x2 था वो आपका क्या हो गया, माइनस में। जो पहला प्लस का था वो माइनस में, दूसरा माइनस का था तो वो प्लस में हो गया, तीसरा प्लस का था वो माइनस में हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मिनिमम जेड को मैक्स जेड में कन्वर्ट कर दिया है माइनस का मल्टीप्लिकेशन करके। माइनस का है मल्टीप्लिकेशन करिए तो अब ये मैक्स जेड में कन्वर्ट हो गया। याद रखिए सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स को अभी कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स है उनको वैसे ही रहने देना है। ठीक, तो अब हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट जो दिए हुए हैं उनको क्या करना है, अब उनमें से हमें स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है। में
स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है, और जो हमारे पास पूरा मॉडल दिया हुआ है, जो पूरा मॉडल दिया है कहाँ से, मैक्स जेड से लगा करके सब्जेक्टिव कांस्टेंट तक और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तक, वहां तक हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, मैक्स जेड इक्वल टू, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ये वाली लाइन हम इसको बाद में बताएंगे, पहले हम सब्जेक्टिव कांस्टेंट करते हैं। हमारे पास क्या है, सिंबल है लेस देन इक्वल टू का, ये लेस देन इक्वल टू का। तो हमने बताया था कि जब आपके पास लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन होती है तो आपको फ्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अब यही अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का होता तो आपको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता, कर प्लस वेरिएबल। यही अगर आपका इक्वल टू की कंडीशन होती तो आपको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता, आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर लेस देन की कंडीशन है, तो हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, स्लैक वेरिएबल। तो हमने पहला स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया S1, इसमें पहले सब्जेक्टिव कांस्टेंट में, पहले सब्जेक्टिव कांस्टेंट में हमने पहला स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है S1। ये देखिए, तो क्या बन गया हमारे पास 3x2 माइनस x3 प्लस 2x5 प्लस S1 प्लस S1। अब ये जो S1 हमने यहाँ लगाया, यहाँ पर हमारे पास पहले था लेस देन इक्वल टू का सिंबल, यहाँ पर था पहले लेस देन इक्वल टू का सिंबल, उसको हटा करके हम इक्वल टू का कर दिया। जब भी हम कोई स्लैक या सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं तो हमारे पास इनइक्वलिटी को, जो इनइक्वेशन होते हैं, हम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू था उसको हमने इक्वल टू में कन्वर्ट कर लिया स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके। सिमिलरली दूसरे में भी हमने यहाँ पर S2 स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया है और हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया। यहाँ पर भी हमने लेस देन इक्वल टू को हटाया और हमारे पास इक्वल टू आ गया। तीसरे में भी हम यही करेंगे, हमने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू को हटाया और क्या किया, इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए पहले हमारे पास कितने वेरिएबल थे, x2, x3 और x5, x2, x3 और x5। अब हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए हैं, x2, x3, x5, s1, s2 और s3। ये हमारे पास 3 वेरिएबल और आ गए। अब इन 6 हो गए। अब हमारे पास जो टोटल वेरिएबल हैं वो कितने हो गए, 6। तो इन 6 वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपकी हमेशा रहेगी, ये कंडीशन आपकी हमेशा रहेगी। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंडीशन या नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स या नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। ठीक, अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल, ये नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, उनको हम 0 कर देंगे। जैसे हम ग्राफिकल मेथड में करते थे, क्या करते थे, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, जैसे x2, x3 और x5, तो हम इनको क्या करेंगे, इनको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो जैसे हमने देखिए x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, x5 इक्वल टू 0, तो s1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7, s1 इक्वल टू 7। सिमिलरली दूसरे में हम रखते हैं x2 इक्वल टू 0 और x3 इक्वल टू 0, तो s2 इक्वल टू 12। तीसरे वाले में रखिए x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0 और x5 इक्वल टू 0, तो s3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। यहाँ पर देखिए हमने सब में x2, x3 और x5 की वैल्यू रख दी है, तो हमारे पास s1, s2 और s3 की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये है हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा ये चेक हो सके कि जो हमारी ये कंडीशंस दी हुई हैं ये क्या फुलफिल हो रही हैं या नहीं। तो देखिए s1 बराबर 7 बिल्कुल सही है, आ रहा है, s2 बराबर 12 आ रहा है, s3 बराबर 10 बिल्कुल सही, ये आ रहा है। अगर हम
x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x5 इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास जो s1 s2 s3 की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, तो ये कहलाता है हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आगे चलते हैं। अब हमारे पास सबसे पहला जो काम है इनिशियल टेबल को बनाना। इनिशियल टेबल को बनाना, तो कल हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि हम टेबल कैसे बनाएंगे। हमें टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले सीजे। सीजे क्या होता है, सीजे होता है आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट। सीजे क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट। ठीक, सीजे का मतलब जे की वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 5 का सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे आपका ये पहला है, पहला वेरिएबल क्या है यहाँ पर x2, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये दिया हुआ है x2। यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट कितना है -1, ये -x2 है तो इसका मतलब यहाँ पर है -1। तो ये आपका हो गया C1 पहला। C2 में देखिए दूसरा वेरिएबल है x3। x3 में कितना है कोफिशिएंट इसका 3, x3 का कोफिशिएंट 3। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो C2 जो कोफिशिएंट ऑफ x3 और 3 है तो यहाँ पर C2 हो गया आपका 3। सिमिलरली अगला आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वेरिएबल है दैट इज x5। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है -2, मतलब कि सीजे कौन सा है C3, मतलब कि C3 की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर -2। यहाँ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन से देखिए C5। अब अगला है क्या S1 का कोफिशिएंट कितना है 0। S1 का कोफिशिएंट कितना है 0, ये रखा आपने। फिर S2 का कोफिशिएंट क्या है 0, ये रहा आपके पास 0। S3 का कोफिशिएंट कितना है 0, ये रहा आपका 0। अब एक चीज और देखिए, जो स्लैक वेरिएबल हमने यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट है जैसे S1 S2 S3, S1 S2 S3 जो हमने ये यहाँ पर किया है, ये S1 S2 S3 ये जो हमने किया है, इनको हम क्या करते हैं 0 कोफिशिएंट के साथ, इनको हम 0 कोफिशिएंट के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर देते हैं। हमारे पास पहले मिन जेड था, मिन जेड को जब हमने मैक्स जेड में कन्वर्ट किया है और सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स में से हमने क्या किए हैं स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर लिया है। जो स्लैक वेरिएबल हमने सब्जेक्टिव कांस्टेंट में ऐड किए हैं उनको हम 0 कोफिशिएंट के साथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें ऐड कर देंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पर S1 था तो हमने यहाँ पर कर दिया 0 S1, फिर यहाँ पर S2 था तो हमने यहाँ पर कर दिया 0 S2, फिर यहाँ पर S3 था तो हमने यहाँ पर कर दिया 0 S3। ये हमने 0 कोफिशिएंट के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर दिया। ये हम ऐसा क्यों करते हैं, मैंने बताया था आपको जब लीनियर प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन बता रहा था और उसके बारे में बता रहा था, तो मैंने कहा था कि जो ये आपके स्लैक वेरिएबल होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। किसको करते हैं, हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स को। हमारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनका कोई रोल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसीलिए अब यहाँ पर इनकी अगर कोई भी वैल्यू आती है तो इस ये 0 कोफिशिएंट के कारण ये क्या 0 0 हो जाएंगे। ठीक, वही कोफिशिएंट हमने यहाँ पर देखिए सीजे में रखे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के सारे कोफिशिएंट थे वो हमने सीजे में रख दिए। पहला है देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैं इसको डार्क कर रहा हूं, आप देख लीजिए ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, ये रहा आपके सीजे की वैल्यू x2 यहाँ पर लिखा है, देखिए हर कोफिशिएंट के नीचे उसका वेरिएबल लिखा है x2 x3 x5 s1 s2 s3, इनके ऊपर इसके कोफिशिएंट लिखे हैं। x2 का कोफिशिएंट -1, x3 का कोफिशिएंट 3, x5 का कोफिशिएंट -2, s1 का कोफिशिएंट 0, s2 का कोफिशिएंट 0, s3 का कोफिशिएंट 0। ठीक,
ये कॉफिशिएंट हमने लिख लिया इनिशियल टेबल बनाने में। अब आगे आते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है कॉफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, S1, S2, S3। ये जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये क्या है हमारे पास, S1, S2, S3, ये है हमारे पास बेसिक वेरिएबल। तो हम पहले यहाँ पर जहाँ B लिखा है, ये B, यहाँ पर हम तीनों वेरिएबल लिख लेते हैं, S1, S2 और S3। ये हमने लिख लिया, ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल दिए हुए हैं। ठीक, इनके कॉफिशिएंट यहाँ पर CB लिखा है, CB का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। अब कॉफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल कहाँ से, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उससे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से बेसिक वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट है वो लिखे जाएंगे उनके सामने। ठीक, तो देखिए S1 का कॉफिशिएंट कितना, 0, मैंने यहाँ पर ये 0 लिख दिया। S2 का कॉफिशिएंट कितना, 0, ये यहाँ पर 0 लिख दिया। S3 का कॉफिशिएंट 0, ये मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। ठीक, हमारे पास आ गया बेसिक वेरिएबल, कॉफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। अब हमें क्या चाहिए, XB। XB कौन सी वैल्यू होती है, XB वैल्यू होती है जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं। और रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट हैं, जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट। और यहाँ पर सब्जेक्टिव कांस्टेंट कितने हैं, 3, 1, 2, 3। तो ये जो XB की वैल्यू होती है सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स में जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी होती है, जब मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया था तो उसमें बताया था क्या, B1, B2, B3 अप टू डॉट डॉट लेकर के BI तक। तो ये 7 हो गया आपका B1, 12 हो गया आपका B2, 10 हो गया आपका B3। ठीक, तो ये हमें XB की वैल्यू ये है। तो हमारे पास पहला XB की वैल्यू है 7, दूसरी XB की वैल्यू है 12, तीसरी XB की वैल्यू है 10। तो जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट के राइट हैंड साइड में होता है वो हम यहाँ पर XB वाले कॉलम में लिख देते हैं। ठीक, अब आते हैं जो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स थे, कौन से, X2, X3, X5। और हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल थे कौन से, S1, S2, S3, उनके कॉफिशिएंट चाहिए। जो ये बाकी की बची टेबल है वो क्या है, उनके कॉफिशिएंट लिखें। कैसे, देखिए सबसे पहला आपका जो वेरिएबल है कौन सा है, X2, X2, ये रहा सब्जेक्टिव कांस्टेंट है। ठीक, तो अब पहले में देखिए इसका X2 का कॉफिशिएंट कितना है, 3। हमने ये देखिए ये वाला 3 यहाँ पर रख दिया। दूसरे वाले में इसका कॉफिशिएंट कितना है, ये रहा -2, ये लिख दिया हमने -2। फिर तीसरे वाले में इसका कॉफिशिएंट कितना है, -4, हमने ये लिख दिया -4। फिर अगला वेरिएबल क्या है, X3। यहाँ पर देखिए ये आपका सब्जेक्टिव कांस्टेंट है, यहाँ पर X3 का कॉफिशिएंट कितना है, -1। तो देखिए ये लिखा है -1। दूसरे में कितना है, 4, तो देखिए ये लिखा है 4। तीसरे में कितना है, 3, तो ये देखिए लिखा है 3। सिमिलरली अब आगे देखिए, अब यहाँ पर कुछ मिसिंग है। जो तीसरा है, तीसरा सब्जेक्टिव डिसीजन वेरिएबल है X5। तो पहले में X5 का कॉफिशिएंट है 2, पहले में X5 का कॉफिशिएंट 2। दूसरे में देखिए, दूसरे में X5 नहीं है, दूसरे में X5 नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ये लिखा है 0। अब जैसे हमारे पास ये जो चीजें नहीं होती हैं, जो चीजें नहीं होती हैं तो हम उनको कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको थोड़ा अलग लिख के दिखा रहा हूँ कैसे। जैसे हमारे पास पहला दिया है 3x2 - x3, 3x2 - x3 फिर आपका +2x5 +2x5 +s1 और इक्वल टू क्या दिया था, इक्वल टू हमारे पास 7। ये हो गया आपके पास 7। ठीक, दूसरा हमारे पास दिया था, दूसरा क्या था हमारे पास था -2x2 + 4x3, -2x2 +
4x3 और प्लस एस टू इक्वल टू कितना 12। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12। ठीक, अब यहाँ पर जो अगला है, ये फॉर्मूला लग रहा है, -2x2 तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला इसमें सारे हटाने पड़ेंगे। इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं जरा। ब्रैकेट के अंदर -2x2। अब ठीक, हाँ, अगला तीसरा क्या है? तीसरा है आपका माइनस का 4x2 प्लस 3x3। माइनस का 4x2, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, माइनस का 4x2 और ये ब्रैकेट के अंदर प्लस कितना है 3x3 प्लस 3x3 प्लस कितना है 8x5 प्लस s3 और इक्वल टू 10। ये हमारे पास दिए हुए हैं। अब हम जब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हमें इनके कोफिशिएंट कैसे देखने होंगे वो जरा देख लेते हैं। तो जो ये वाला इक्वेशन है हम इसको थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, 3x2 प्लस माइनस है माइनस x3 प्लस 2x5 प्लस s1। अब यहां से अब s2 s3 तो है नहीं, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0s2 प्लस 0s3 और इक्वल टू 7। ये हमारे पास पहला कंडीशन बन गया। दूसरे वाले में कैसे लिख सकते हैं? देखिए दूसरे वाले में कई चीजें नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? विदिन द ब्रैकेट -2x2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4x3। अब यहां से लिखेंगे प्लस 0s1 प्लस s2 है तो यहां पर s2 जगह प्लस 0s3 और इक्वल टू ये हमारे पास आ गया कितना 12। इसमें अब सारे के सारे एक चीज और रह गई, हमें यहाँ पर x5 लिखना बाकी है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0x5 ये हमारे पास आ गया। ठीक, तीनों कॉफी 6 वेरिएबल है हमारे पास, 6 आ गए। अब यहाँ पर देखिए विद इन द ब्रैकेट -4x2 ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस आ जाएगा 3x3 प्लस 8x5। अब यहां से देखिए ये तीन हो गए, s1 s2 नहीं है तो हम इसको लिखेंगे प्लस 0s1 प्लस 0s2 और प्लस s3 ये इक्वल टू 10। अब देखिए ये हमारे जो तीनों के वेरिएबल सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसमें x2 x3 x5 s1 s2 s3 अब इसमें आपको सबके कोफिशिएंट मिल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर उसी तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए s1 s2 वाले में देखिए यहाँ पर s1 s2 s3 के कोफिशिएंट लास्ट 3 वाले, बाकी बाद में देखेंगे। यहाँ पहले 1 है फिर 0 फिर 0, दूसरे वाले में 0 फिर 1 फिर 0, तीसरे वाले में 0 0 1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये s1 s2 s3 ये इतना एरिया है, यहाँ पर देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये कोफिशिएंट दिए हुए हैं। ठीक, आपके इसी तरीके से जो x2 x3 x5 के कोफिशिएंट है दूसरे में देखिएगा, जो दूसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट है उसमें x2 का कोफिशिएंट -2, तो ये x2 का कोफिशिएंट -2। ठीक, x3 का कोफिशिएंट 4, x3 का कोफिशिएंट 4, x5 नहीं है तो x5 का हो गया
0। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा है उसमें x5, दूसरे में x5 कहाँ है, ये रहा देखिए, उसमें इसका 0। फिर S1 नहीं है तो S1 का यहाँ पर देखिए 0 लिखा है, तो फिर यहाँ पर देखिए S1 वाले में ये 0 लिखा है। S2 है तो S2 का 1 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी S2 का 1 दिया हुआ है। फिर यहाँ S3 का 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए S3 का यहाँ पर ये 0 दिया हुआ है दूसरे वाले। सिमिलरली आपको तीसरे वाले में भी ऐसे ही निकाल लेना है। इसका तीसरे वाले में देखिए x2 का -4, x3 का 3, x5 का 8, s1 का 0, s2 का 0 और s3 का 1। तो अब ये आपकी एक इनिशियल टेबल तैयार है। अब यहाँ से आपका चालू होगा कैलकुलेशन। अब आपका यहाँ से चालू होगा कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, निकालना है वैल्यू ऑफ ZJ। आपको ZJ की वैल्यू निकालनी है। तो ZJ की वैल्यू कैसे निकलेगी, जितने भी ये x2, x3, x5, x1, s2, s3 इनके एलिमेंट का इनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ CB से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। जैसे हम यहाँ से पहले देख रहे हैं, हम XB से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो XB में ZJ की वैल्यू, ये जो 0 आई है ये कैसे आ रही है, 0 × 7 + 0 × 12 + 0 × 10। यहाँ से देख रहे हैं हम, ये जो पहला ZJ की वैल्यू आई है 0 × 7, ठीक। आगे प्लस 0 × 12, 0 × 12 प्लस 0 × 10, 0 × 10। अब देखिए यहाँ पर जो आएगा 0 × 7 कितना, 0, तो 0 0 × 12, 0 × 12 कितना होगा, ये भी आपका 0 होगा और 0 × 10 भी 0 होगा। तो ये हो गया आपका 0 + 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक। इस तरह से इसकी सारी वैल्यूज हम निकाल देंगे, हम इसकी सारी वैल्यूज निकाल देंगे। कहाँ से, फिर यहाँ पर देखिए 0 × 3, 0 × -2, 0 × -4, तो इसमें भी 0 0 आ जाएगा। तो ये सारी ZJ की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0 0 0। क्यों, क्योंकि सभी में 0 का मल्टीप्लिकेशन है। अब इसके बाद हमको निकालना है क्या, ZJ - CJ। जो ZJ की जो वैल्यू आई है उसमें से हम CJ की वैल्यू को घटा देंगे, CJ की वैल्यू को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, 0 -1। हमारे पास जो पहला है 0 -1, तो देखिए कैसे आएगा, 0 माइनस विद इन द ब्रैकेट -1, ठीक। हम इसको इस तरह से निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 1, ठीक। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1। जो आपकी पहली वैल्यू है वो आ गई आपकी ZJ - CJ की 1। फिर यहाँ से देखिए 0 -3, तो कितना आ गया, -3। फिर 0 -2, तो कितना आ जाएगा, +2। फिर 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0। अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको चेक करना है कि क्या ZJ - CJ की कोई वैल्यू नेगेटिव है, क्या ZJ - CJ की कोई भी वैल्यू नेगेटिव है। तो देखिए इसमें 1 - 3 2 0 0 0, ये -3 नेगेटिव है, -3 नेगेटिव है। तो हम इसको ले लेंगे एज ए की कॉलम। जो अब इसके सामने का पूरा कॉलम, ये वाला पूरा जो कॉलम है x3 वाला, ये होगा हमारे पास की कॉलम, ठीक। अब एक चीज और, अगर मान लीजिए कि इसमें हमारे पास कई माइनस होती हैं, यहाँ -2 होता है, यहाँ -1 होता, तो हम फिर कौन सा माइनस लेते हैं, फिर हम उसमें से वो वैल्यू लेते हैं जो सबसे ज्यादा माइनस में है। तब हम -3 की ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। अब अगर यहाँ पर -3 की जगह -5 होता तो ले लेते। अब अगर मान लीजिए -2 की जगह -5 होता तो फिर हम ये वाला लेते, -5 वाला। मतलब कि हमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेनी है, हमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेनी है। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 है, तो हम इसको ले लेंगे एज ए की कॉलम, ठीक। तो
अब जो इस कॉलम में जो वेरिएबल होगा, जो इस कॉलम में जो वेरिएबल है वो कहलाता है हमारा एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल तो हमारे पास यहाँ है x3। x3 ये क्या है हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल। ठीक, अब ये एंटर कहाँ करेगा, इसकी जगह किसी को हटना भी पड़ेगा। अगर ये कहीं एंटर करेगा तो किसी को इसकी जगह हटना भी पड़ेगा। तो अब हमारे पास लीविंग वेरिएबल भी चाहिए। हमारे पास ये जो x3 वाला कॉलम है ये है हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल x3 और ये पूरा कॉलम है की कॉलम, या इसी को बोलते हैं पाइवोट कॉलम। पाइवोट कॉलम लीविंग वेरिएबल कौन सा होगा, ये किसकी जगह आएगा, मतलब कि x3 अब किसकी जगह आएगा। लीविंग वेरिएबल कौन होगा, जो छोड़ के जाएगा x3 के लिए अपनी जगह। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम xb अपॉन डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ की कॉलम। जो ये xb है उसमें हम जो की कॉलम है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई -1, 12 डिवाइडेड बाई 3, 10 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर देखिए 7 डिवाइडेड बाई, जहाँ पर ये डैश लगा है 7 डिवाइडेड बाई -1, 12 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आ गया 3, 10 डिवाइडेड बाई 3 तो 3.3। अब जो ऊपर वाला है वो जो माइनस में वैल्यू आती है, रेशियो में हम माइनस यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं, माइनस को कंसीडर नहीं। इसके अलावा अगर आपका बटे में कहीं भी जीरो आ रहा है डिवाइडेड, मान लीजिए यहाँ पर जैसे 7 बाई -1 है तो कंसीडर नहीं होगा। अगर यहीं पर जीरो होता तो भी फिर वो कंसीडर नहीं होता डिवाइड में, क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है। समथिंग अपॉन जीरो दैट इज अनडिफाइंड। ठीक, तो पहले वाला तो हट गया। अब बाकी के बचते हैं दो, एक का वैल्यू क्या है 3, एक की वैल्यू है 3.33। अब जो ये जितने भी रेशियो आए हैं उसमें से हमें देखना है सबसे मिनिमम रेशियो किसका है। तो सबसे मिनिमम रेशियो है आपका 12/4 वाले का, 12/4 का। तो 12/4 का रेशियो कितना है 3, क्योंकि अगले वाले का 3.33 है। तो ये 3 आपका सामने वाली रो के सामने वाली पूरी रो ये कहलाती है आपकी की रो या पाइवोट रो, की रो या पाइवोट रो। और जो इस रो में जो वेरिएबल होगा वो होगा आपका लीविंग वेरिएबल। इस रो में जो वेरिएबल होगा वो होगा लीविंग वेरिएबल। तो यहाँ पर लीविंग वेरिएबल कौन सा होगा S2, मतलब कि जब x3 आएगा यहाँ पर किसकी जगह S2 की जगह, x3 एंटर करेगा S2 की जगह, S2 हटेगा और यहाँ पर आएगा x3। ठीक, और x3 की जो वैल्यू है कितनी 3, वो कहाँ पर आएगी जहाँ ये जीरो रखा है, जहाँ ये जीरो रखा है यहाँ पर आ जाएगा 3। कौन सी, ये x3 वाली ये वैल्यू। ठीक, इतना तो चीज समझ में आ गया। अब जब हम अगली टेबल बनाएंगे, जब हम अगली टेबल बनाएंगे तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास की रो और की कॉलम, हमारे पास ये 3x3 वाला की कॉलम है और ये S2 वाला ये की रो है। यहां पर हमें क्या करना है, जहां पर इंटरसेक्शन है, जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर एक एलिमेंट आता है। देखिए जिसको हमने सर्किल किया है 4 को, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट की रो और की कॉलम का कौन सा है, ये 4 पर। तो जो ये 4 है वो कहलाता है आपका की एलिमेंट, इसको बोलते हैं की एलिमेंट। ठीक, अब इस की एलिमेंट से हम क्या करेंगे, S2 वाली पूरी रो को डिवाइड कर देंगे। जो S2 वाली यहाँ से 12/4 -2/4 4/4 0/4 0/4 1/4 और 0/4। ठीक, क्यों, क्योंकि हमें जो की एलिमेंट है उसको यूनिट करना है, 1 बनाना है। तो 1 तब आएगा जब हम इसको इसी से डिवाइड कर देंगे। तो हमें यूनिट करने के लिए इसको 4 से पूरी रो को डिवाइड कर देंगे जब अगली टेबल बनेगी। ठीक है ना। और जो ऊपर और नीचे की रो है S1 और S3, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला, क्या, ओल्ड एलिमेंट माइनस मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन एंड की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक, तो यहां पर देखिए अब जब हम अगली टेबल बना रहे हैं तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा।
मैं थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेता हूँ। ये देखिए आपके पास यहाँ पर ये S2 वाली टेबल देखिएगा सॉरी, और हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए 12 डिवाइडेड बाय 4 3, बाय 4 1, 0 डिवाइडेड बाय 4 0, 0 डिवाइडेड बाय 4 0, 1 डिवाइडेड बाय 4 1 बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 4 0। ये आ गया आपका। ठीक, देखिए यहाँ पर S2 था, S2 की जगह क्या आ गया X3, क्योंकि हमारे पास लिविंग वेरिएबल था S2 हट गया, हमने यहाँ पर लिख दिया X3। इसकी वैल्यू कितनी थी, ये 3, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया ये 3। अब हमारे पास जो ऊपर नहीं, ये S1 और S3, इनको कैसे मैनेज करें। देखिए हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, उसके बाद आप समझ जाइएगा। पहला 7 ओल्ड एलिमेंट कितना था, यहाँ पर 7, यहाँ पर लिख दीजिए 7 माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम, जो की रो और की कॉलम में एलिमेंट है वो। तो हमारे पास की रो कौन सी थी, हमारे पास ये, ठीक, इसके ये 12, तो हम यहां पर लिख देते हैं विद इन द 12 इनटू एलिमेंट इन की कॉलम। अब एलिमेंट इन की कॉलम में क्या है हमारे पास, यहां पर ये है माइनस का 1, ये है माइनस का 1, तो 12 इंटू -1, ठीक, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट हमारे पास कितना था, यहां पर देखिए 4, तो डिवाइडेड बाय आप कर दीजिए 4, ठीक। तो अब देखिए 12 इंटू -1, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 12, और माइनस का 12 में किससे डिवाइड करना है, 4 से, तो कितना आ जाएगा -3, तो 7 माइनस और विद इन द ब्रैकेट -3, तो माइनस माइनस क्या सीधा 7 माइनस -3, तो 7 और +3 कितना 10, नीचे लिख दीजिए ये 10। तो ये आपका पहला, जो पहला एलिमेंट आया है ये आ गया आपका 10। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर जब ये वाला करेंगे तो देखिए अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, पहला पुराना एलिमेंट है आपके पास क्या 3, ठीक, 3 के बाद आपका प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम, यहाँ पर कितना है देखिए माइनस का 2, अब की कॉलम में एलिमेंट कितना है माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाय कितना 4, तो 3 माइनस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक। ये माइनस माइनस ये वाले तो प्लस हो जाएंगे, एक माइनस और है, तो 3 कितना 5/2, 3 में से आधा चला जाएगा तो 2.5 बचेगा, 2.5 कितना होता है 5/2, तो यहाँ पर देखिए ये आपका लिखा है 5/2। ऐसे सिमिलर ही x5 में, फिर s1 में, s2 में, s3 में, और यही प्रोसेस आपको s3 में भी करनी है, s3 में भी आपको यही करना है, ठीक, सेम यही फॉर्मूला। अगेन ये करने के बाद आपको फिर से निकालनी है वैल्यू ऑफ zj। अब देखिए अब वो चेंज हो जाएंगी, कैसे, इस x3 की वजह से, इस x3 की जो वैल्यू यहां पर जो इसका कोएफिशिएंट हमने पहले 0 लिखा था s2 का, क्या है 0 इंटू 10, 0 इंटू 3 9, तो 0 + 9, फिर प्लस 0 इंटू 1 कितना 0, तो 0 + 9 + 0 कितना आ जाएगा 9, ये रहा आपका। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 0 इंटू 5/2 प्लस 3 इंटू माइनस का 1/2 प्लस
0 इंटू माइनस का 5/2, यहाँ पर कितना, ये जीरो वाला ये और ये वाले दो टर्म जीरो हो जाएंगे, बचेगा क्या 3 इंटू माइनस का 1/2, तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 2, ये आ गया आपका। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर देखिए 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 और 0 इंटू 0, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना 3 आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पर 0 0 3/4 0। अब आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ जेड जे, वैल्यू ऑफ जेड जे माइनस सी जे। फिर वही देखिए, अब यहां से -3/2 से किसको घटाएंगे, -1 को, -3/2 -1 तो कितना हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो जब प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस का 1/2। यहां से देखिए कितना, तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0 माइनस माइनस 2 दैट इज 2, फिर 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 3/4 माइनस 0 कितना 3/4, और 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो अब आपके पास जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू आ गई है, माइनस का 1/2 0 2 0 3/4 और 0। अब अगेन आप चेक करना है कि क्या जेड जे माइनस सी जे की कोई वैल्यू नेगेटिव है, अभी भी एक वैल्यू नेगेटिव है, कौन सी, ये माइनस का 1/2। तो क्या है, अब हमें फिर से वही प्रोसेस रिपीट करनी है, और ये वाला कॉलम हो जाएगा हमारा कौन सा, की कॉलम। अब x2 वाला, पहले x3 वाला था, अब x2 वाला, लेकिन अब इसमें जो x2 एंटरिंग वेरिएबल है, अब इसमें x2 एंटरिंग वेरिएबल है, लेकिन जब x2 आएगा तो इसकी जगह हटेगा कौन, इसकी जगह हटेगा कौन, तो देखिए देखते हैं। उसके लिए हमें निकालना है क्या, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो कैसे निकालेंगे, वही XB डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ की कॉलम, तो 10/5/2 तो कितना आ जाएगा 4, 10/5/2 तो ये आ गया 4। अब यहाँ से देखिए 3 बाई माइनस का 1/2 तो कितना माइनस का 6 आएगा, लेकिन ये माइनस है तो इग्नोर। फिर यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई माइनस का 5/2 तो कितना आ जाएगा 2/5 माइनस का, तो ये दोनों माइनस के तो ये हट गए, अभी जैसे पीछे किया था। ठीक, तो ये 4 वाला आपका जो मिनिमम रेशियो आएगा, इसके सामने का वेरिएबल हो जाएगा क्या आपका, ये लीविंग वेरिएबल। तो अगली जो टेबल बनेगी उसमें S1 हटेगा, S1 की जगह आएगा X2, और X2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1, तो जो यहाँ पर आएगा -1 यहाँ पर आएगा X2। ठीक, और इस यहाँ पर की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए ये वाली आपकी हो गई की रो और x2 वाला हो गया आपका की कॉलम, तो इंटरसेक्ट कहाँ पर करेगा 5/2 पर, 5/2 पर, तो ये वाला हो गया आपका की एलिमेंट, ये हो गया की एलिमेंट। अब आपको अगेन इस पूरी रो में 5/2 से डिवाइड करके लगना है। तो देखिए अगली टेबल, जो अगली टेबल है उसमें देखिए क्या आ रहा है, हमने अगली टेबल में सबसे पहले क्या किया, S1 की जगह रखा X2, X1 की जगह X2, क्योंकि ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल है, S1 को हमने हटा दिया, लिविंग वेरिएबल छोड़ के चला गया, इसकी वैल्यू रखी हमने यहाँ पर -1। अब हमें इस पूरी रो को 5/2 से डिवाइड करना है, तो 10/5/2 कितना 4, 5/2 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 1, 0 डिवाइडेड बाई 5/2 0, 2 डिवाइडेड बाई 5/2 4/5, 1/4 डिवाइडेड बाई 5/2 2/5, 1/10, 0 डिवाइडेड बाई 5/2 0। ये तो आपने इसको जो की एलिमेंट है उससे डिवाइड करके लिख लिया। सिमिलर, अब जो बाकी की बची हुई रो है, जो बाकी की बची हुई रो है उसमें वही वाला फॉर्मूला, क्या ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, उससे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास देखिए आपने पिछली बार S2 का देख लिया था, अब हम इसमें S3 में करके दिखा रहे हैं। ये आपका जो S3 में 11 आया है वो कैसे आया है, ओल्ड एलिमेंट यहाँ पर कितना है 1, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,
माइनस, ठीक। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम, तो हमारे पास ये वाला है। अब यहां पर देखिए की रो एंड की कॉलम और डिवाइडेड बाय आपका, हमारे पास की रो कौन सी थी, की रो हमारे पास थी ऊपर वाली, इस वन वाले को ले रहे हैं, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10, ठीक है ना। तो हमने इसको कर लिया 1 माइनस 10, इसको ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि 10 के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, 10 इंटू, अब यहाँ पर जो इंटू कर रहे हैं हम, इंटू में क्या है, इंटू में है आपका एलिमेंट इन की कॉलम, तो इंटू के एलिमेंट में क्या है, ये है आपका -/2, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -5/2, तो यहाँ पर कर दीजिए इंटू -5/2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई आपका क्या है, p एलिमेंट कितना है 5/2, ठीक। तो अब देखिए इस वाले 5/2 से ये वाला 5/2 कट जाएगा, ठीक है ना, इस वाले 5/2 से ये वाला 5/2 कट जाएगा, कितना बचेगा, -10, तो है क्या हमारे पास 1 -10, तो मतलब हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस हो जाएगा प्लस और आ जाएगा 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है 11, ये, ठीक। ऐसे सिमिलर यहाँ पर यही फॉर्मूला, ये 0 0 10 1 -1/2 और 1। अगेन अब क्या निकालना है हमको, अब हमको निकालना है ZJ CJ, तो देखिए 0 -1, ये -1 जेड की वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो 0 कैसे आई, -1 यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ -1 विद इन द ब्रैकेट -1, देखिए ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला लिखा है, -1 प्लस हो गया, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक। तो ये आपकी आ गई 0। यहाँ पर देखिए अगला 3 - 3 0, 2/5 -2, ये हो जाएगा 2/5 + 2, तो कितना आ जाएगा 12/5, फिर यहाँ से 1/5 -0, तो प्लस का 1/5, फिर यहाँ से 8/10 -0, तो कितना आ जाएगा 10, फिर यहाँ से 0 0, तो कितना आ जाएगा 0। अब देखिए अब अगेन चेक कीजिए कि क्या सभी ZJ - CJ में से कोई नेगेटिव है क्या, 0 0 12/5 1/5 8/10 0, कोई भी वैल्यू अब यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर अब नेगेटिव नहीं है, सिंस ऑल ZJ - CJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम नाउ, क्योंकि अब आपकी सभी ZJ - CJ की वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, नेट इवैल्यूएशन, आपकी जो नेट इवैल्यूएशन की सभी वैल्यूज हैं 0 या 0 से बड़ी हैं, तो इसका मतलब कि आपका सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमम है, आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम है। अब यहाँ पर देखिए x2 की वैल्यू कितनी आई है 4, x3 की वैल्यू 5, अब यहाँ पर x5 नहीं है, यहाँ पर x5 नहीं, हमारे पास 3 वेरिएबल थे x2 x3 x5, लेकिन यहाँ पर x5 आया ही नहीं है, तो इसका मतलब x5 की वैल्यू हो गई 0, x5 की वैल्यू हो गई आपकी 0, ठीक। हमारे पास ये जो आया है मैक्सिमम z आया, क्योंकि हमने मैक्स z निकाला है। अब हमारे पास फंक्शन किसका था, हमारे पास फंक्शन था मिनिमाइजेशन का, हमारे पास फंक्शन था मिनिमाइजेशन का, तो इसका मतलब कि हमें इसको उल्टा करना है, मतलब कि हमारे पास जो मैक्स z आया है उसमें हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना है, अभी हमारे पास माइनस का मल्टीप्लाई करना बाकी है, क्योंकि हमारे पास ये मैक्स जेड था। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिन जेड, क्यों, यहाँ पर देखिए मिन जेड इक्वल टू माइनस का मैक्स जेड था, हमने वहां पर माइनस मैक्स जेड माना था ना, तो आपका मिनिमम जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हमारे पास मैक्स जेड आई है प्लस की 11, उसमें हम क्या करेंगे माइनस का मल्टीप्लीकेशन, तो वो हो जाएगा हमारे पास मिनिमम, तो हमारे पास मिन जेड की वैल्यू आ गई कितनी -7, ये रही। और जो डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू है x2 इक्वल टू 4,
x5 इक्वल टू x3 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू 5। x5 वेरिएबल की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, तो x5 हो गया आपका 0, x5 हो गया आपका 0। तो ये हो गया आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये हो गया आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ये आपका मिनिमाइजेशन केस हो गया सिंप्लेक्स मेथड का। आपने मैक्सिमाइजेशन केस भी पढ़ लिया और मिनिमाइजेशन केस भी पढ़ लिया, ठीक। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपका सेकंड यूनिट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो, if someone has any query so you can ask now। हाँ, सभी लोग अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए प्लीज। प्रियांशी बेटा आप भी अपना नाम लिख दीजिए, सागर आप भी अपना नाम लिख दीजिए। प्रियांशी, सागर आप भी अपना नाम लिख दीजिए। निष्ठा आप भी अपना नाम लिख दीजिए। प्रियांशी, सागर, निष्ठा आप लोग अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। सागर नाम लिख दीजिए। सागर, चलिए अगर किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो फिर ये आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। और अब अगले टर्न में मिलेंगे नई यूनिट, शायद आपका ट्रांसपोर्टेशन है, नई यूनिट के साथ, नए टॉपिक के साथ। सी यू ऑन नेक्स्ट टर्न। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके सर, थैंक्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सी यू अगेन इन नेक्स्ट टर्न।